सो वेलकम बैक। हम लोग चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे रोटेशनल काइनेमेटिक्स एंड एनर्जी, एंड उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे लास्ट वीडियो में। एंड आज भी हम इस चैप्टर के दो टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं: रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. Questions will be little bit easier in the starting and then the level will increase as we go along the video. So चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस शानदार वीडियो की. So ये है फर्स्ट क्वेश्चन एंड यहाँ पे कह रहे हैं Suppose a bicycle wheel is rotated about an axis through its rim and parallel to the axle. तो ये हमारा एक्सल है. अब इससे पैरेलल हम गए और हम रिम पे जा रहे हैं, मतलब यहाँ पे इसके अबाउट अगर आप रोटेट करते हो इस व्हील को, तब हमें ये बताना है इस पॉइंट, इस एक्सिस के अबाउट. और ये एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन जा रहा है, मतलब आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के, मोबाइल स्क्रीन के परपेंडिकुलर जा रहा है ये. इज इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस. इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, क्या वो ज़्यादा होगा, कम होगा और इक्वल होगा टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स एक्सल. अगर एक्सल से अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें, क्या इससे ये वाला ज़्यादा होगा, कम होगा या इक्वल होगा, ये हमें बताना है. ये क्वेश्चन है. देखो जनरल डेफिनेशन अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को देखूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन द मास एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन. जनरलाइज्ड अगर मैं इसका फॉर्मूला देखूँ तो सिग्मा एम आर स्क्वायर ये होता है, MIRI². अब अगर मैं एक्सेल से देखूं तो हर एक पार्टिकल, रिम का हर एक पार्टिकल एट अ डिस्टेंस r पे है. बोलो यार, एट अ डिस्टेंस r पे सारे के सारे पार्टिकल्स, तो इसका तो mr² हो जाएगा. बट अगर आप पार्टिकल्स देखो इस पॉइंट से, यहां से, तो कुछ ही पार्टिकल्स होंगे जो रेडियस r से कम डिस्टेंस पे होंगे, बाकी मैक्सिमम पार्टिकल r रेडियस से बहुत ज़्यादा दूर है. जैसे अगर मैं इस वाले पार्टिकल की बात करूं तो ये तो 2r डिस्टेंस पे है, डबल हो गया. इसकी बात करूं तो 2r से थोड़ा कम होगा, लेकिन r से तो ज़्यादा है ना, इससे तो ज़्यादा है ना. तो कुछ ही पार्टिकल्स होंगे जो r से कम है, बाकी बहुत ज़्यादा पार्टिकल r से ज़्यादा डिस्टेंस पे है. तो क्योंकि इस वाले पॉइंट से r जो पार्टिकल का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए इस एक्सिस के अबाउट जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो ज़्यादा होगा. तो मैं ये लिख सकता हूँ कि ग्रेटर होने वाला है एज कंपेयर टू दिस, अगर एक्सेल से कंपेयर करूँ तो आई होप यू गॉट द प्रॉब्लम. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन एंड यहाँ पे कह रहे हैं an electric fan spinning with angular speed of 13 radian per second has a kinetic energy of 4.6 joule. तो हमें बताना है उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा. तो हमें पता है कि रोटेशनल की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है रोटेशन की वजह से. और इसकी हमें काइनेटिक एनर्जी हमें दे रखी है 4.6. हाफ आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया इलेक्ट्रिक फैन का ही हमें निकालना है. ओमेगा हमें दिया हुआ है 13 रेडियन पर सेकेंड एंड देन इट्स स्क्वायर. यहाँ से आप सिंप्लीफाई कर सकते हो. फॉर आई यू विल गेट द वैल्यू ऑफ आई टू बी 0.054 kg मीटर स्क्वायर. मैं स्टार्टिंग में थोड़े इजी क्वेश्चंस लूंगा एंड देन स्टेप बाय स्टेप मैं लेवल इंक्रीज करता रहूंगा. ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे कह रहे हैं सम ड्रैगन फ्लाइज स्प्लैश डाउन ऑन टू द सर्फेस ऑफ अ लेक टू क्लीन देमसेल्फ. तो ठीक है, लेक पे आते हैं खुद को साफ करने के लिए. एंड आफ्टर दिस डंकिंग द ड्रैगन फ्लाइज गेन ऑल्टीट्यूड, then spin rapidly about 1000 rpm to spray the water off their bodies. अब जो पानी उनकी बॉडी पे लगा है उनको उतारना भी है ना, तो वो उनको हटाने के लिए, वाटर पार्टिकल्स को हटाने के लिए वो गोल गोल घूमते हैं, स्पिन करते हैं. कितने स्पीड से? ओमेगा हमें दिया हुआ है 1000 rpm. इतने स्पीड से गोल गोल घूमते हैं. और इस वक्त जो इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये हमें भी दिया हुआ है 2.6 times 10 to the power minus 7 kg meter square. When the dragonflies do this spin dry, ये लिखा है, they struck themselves into a ball with a moment of inertia. मतलब एज अ बॉल की तरह वो बिहेव करते हैं और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें दिया हुआ है.
हमें क्या बताना है, हमें बताना है हाउ मच एनर्जी मस्ट द ड्रैगन फ्लाई जनरेट टू स्पिन इटसेल्फ एट दिस रेट। मतलब वो स्पिन कर रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं गोल गोल, करेक्ट। एंड इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें दिया हुआ है। अभी क्योंकि सर्कुलर मोशन में है तो कितनी इसके पास एनर्जी होनी चाहिए, जितनी इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो उतनी एनर्जी वो जनरेट करनी चाहिए, तभी तो वो उतना घूम पाएगा। तो रोटेशनल की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। देखो काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, फॉर्मूला तो फॉर्मूला है, फॉर्मूला करके आंसर निकल जाएगा, लेकिन बाकी जो कॉन्सेप्ट समझने वाला है वो बहुत तगड़ा है यहाँ पे। ये गोल गोल घूमती क्यों है, क्योंकि उनको अपना पानी स्प्रे करवाना है। जो पानी उनके वाटर बॉडी उसके बॉडी पे लग गया है उनको वो हटाना है। तो जितना तेज तेज घूमेंगी उतनी ज़्यादा क्या आएगी, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन आएगी टुवर्ड्स द सेंटर। अब क्योंकि उसको रोकने वाला कोई है नहीं तो वो स्प्रे कर जाएगा पानी टेंजेंशियली उनकी बॉडी से, इसलिए घूम रही है। कंसेप्ट चीज़ें समझो, फॉर्मूला फॉर्मूला तो सब लगा के बच्चे समझ जाएंगे, लेकिन चीज़ समझनी पड़ेगी। तो बाकी ये तो आप निकाल ही लोगे। हाफ आई हमें दे रखा है 2.6 टाइम्स 10⁻⁻⁷ एंड देन ओमेगा है, अच्छा ओमेगा। अब ये हमें रेडियन पर सेकंड में पुट करना पड़ेगा, तो आरपीएम में है तो रेवोल्यूशन, 1 रेवोल्यूशन में 2 पाई रेडियन और 1 मिनट में 60 सेकेंड, एंड देन इट्स स्क्वायर। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा 0.0014 जूल्स एंड दैट वुड बी इक्वल्स टू 1.4 मिली जूल्स। तो ये है इसका आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन एंड यहाँ पे कह रहे हैं हमारे पास ये एल शेप्ड ऑब्जेक्ट है एंड दिस ऑब्जेक्ट इज रोटेटेड अबाउट वंस बाय एक्स एक्सिस, देन वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं एंड देन एक बार जी एक्सिस। जी एक्सिस कौन सा है, यहाँ से पास कर रहा है एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यहाँ से पास कर रहा है इस पॉइंट से एक्सिस। नाउ हमें क्या करना है, वी हैव टू रैंक दीज थ्री केसेस इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड हमें बताना है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हमें सेट करना है। अच्छा जी, अगर मैं एक्स के अबाउट रोटेट करवाऊँ इसको, तो मतलब ये इस वाले एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हैं। अब ये दोनों मास तो इसी एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, तो इसके वजह से तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा नहीं, क्योंकि आर जीरो है इन दोनों के लिए। एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं ना, तो आर तो जीरो हो गया, बट इस वाले मास के लिए आएगा। तो वो कितना आ जाएगा, मास है 9, आर है 1, तो 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 kg मीटर स्क्वायर। ठीक, अगर मैं अब y के अबाउट इसको रोटेट करवाऊँ, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ आई वाई। इसके अबाउट रोटेट कराऊँ तो मतलब ये वाली लाइन, इसके अबाउट अगर यहाँ इसके अबाउट अगर मैं रोटेट करवाऊँ तो ये दोनों जो ब्लॉक, ये दोनों जो ये बॉल हैं, ये तो इसी वाई एक्सिस पे लाई कर रही हैं, तो इसकी वजह से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो तो जीरो, क्योंकि आर वैल्यू जीरो है इनके लिए। बट इसके लिए आर वैल्यू कुछ है, इस थर्ड वाले ऑब्जेक्ट के लिए, ये वाले इसके लिए आर कितना है 2 मीटर। तो आई वाई कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर होता है, मास है 2.5, आर है 2 एंड देन इट्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 10 kg मीटर स्क्वायर। ऐसे आई जी अगर जेड एक्सिस के अबाउट लें, अब जेड एक्सिस कौन सा है, जो इससे पास कर रहा है, इस वाले ऑब्जेक्ट के सेंटर से पास कर रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसकी वजह से तो जीरो होगा, बट इस वाली बॉल की वजह से और इस वाली बॉल की वजह से आएगा। इसकी वजह से कितना आ जाएगा, एम आर स्क्वायर 9 × 1 का स्क्वायर। इसकी वजह से कितना आ जाएगा 2.5 × 2 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 19 kg मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करूं तो आई एक्स तो सबसे कम है, देन आई वाई होगा एंड फाइनली आई जी के अगर आप इसको रोटेट कराओगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा आएगा। अच्छा, इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या होगा कि अगर जी के एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है, मतलब अगर आप इस एक्सिस के अबाउट अगर आप इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करोगे तो आपको थोड़ी ज़्यादा तकलीफ आएगी एज कम्पेयर टू अदर टू एक्सिस। इसके अबाउट करोगे एक्स एक्स के अबाउट तो आप इजीली इसको रोटेट कर दोगे, जेड के अबाउट करोगे तो आपको थोड़ी ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन फ्लाईव्हील। शायद आपने फ्लाईव्हील का नाम सुना हो, वी यूज इट इन ऑटोमोबाइल्स। एंड इसका यूज़ क्या होता है, इस क्वेश्चन के एंड तक आपको समझ में आ जाएगा। तो हम फ्लाईव्हील का यूज़ कर रहे हैं एंड मास जो हमें दे रखा है फ्लाईव्हील का वो 6 kg है एंड जो रेडियस है
इट इज़ 0.10 मीटर, और वो हूप में है, हूप के फॉर्म में, मतलब ऐसे है फ्लाईव्हील। पूरा का पूरा जो मास है वो इसके सर्कमफ्रेंस पे है। अच्छा, देन कहते हैं कि अगर इसका ओमेगा जिस स्पीड से ये घूम रहा है अगर वो 60,000 है आरपीएम, तब हमें बताना है कि हाउ मच काइनेटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय द फ्लाईव्हील व्हेन इट इज रोटेटिंग एट इट्स मैक्सिमम रेट। ये इसका मैक्सिमम रेट हमें दिया है ओमेगा मैक्स। तो अगर वो इतने स्पीड से घूम रहा है फ्लाईव्हील, तब उसने कितनी काइनेटिक एनर्जी स्टोर कर रखी होगी। तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी स्टोर होगी वो रोटेशनल के फॉर्म में होगी, और रोटेशनल के फॉर्म में जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होती है। आई लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स इन द फॉर्म ऑफ हूप, हूप हूप का होता है एम आर स्क्वायर। अब जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओमेगा हमें दे रखा है, ओमेगा हमें वैसे रेडियन में पुट करना पड़ेगा, तो चलो उसको हम बाद में चेंज कर लेंगे। आई पहले निकाल लेते हैं। हूप के लिए जो आई होता है वो एम आर स्क्वायर होता है। मास हमें 6 kg दे रखा है, आर हमें दे रखा है 0.10, इसका स्क्वायर कर दो तो ये आ जाएगा 0.060 kg मीटर स्क्वायर। आई आ गया ओमेगा, मैं अब यहाँ पुट कर लेता हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी जो स्टोर इसने की होगी, सो हाफ आई हो गया हमारे पास 0.060। ओमेगा है ये हमें दे रखा है 60,000 आरपीएम, इसको चेंज कर लो रेडियन पर सेकंड में, इतना हो जाएगा, एंड देन इट्स स्क्वायर। तो ये करीब आ जाएगी 1.2 मेगा जूल्स। तो इतनी एनर्जी इसने स्टोर कर रखी है अगर वो इतनी स्पीड से घूम रहा है तो। नेक्स्ट कह रहे हैं कि इफ द व्हीकल रिक्वायर्स एन एवरेज पावर ऑफ 11 किलोवाट अंडर नॉर्मल कंडीशन, फॉर हाउ मेनी टाइम कैन इट ऑपरेट विद द एनर्जी स्टोर्ड इन द फ्लाईव्हील। अब जो एनर्जी यहाँ पे स्टोर्ड है फ्लाईव्हील के अंदर, अगर आप इस एनर्जी से व्हीकल को चलाने की कोशिश करो तो वो कितनी देर तक चल पाएगा अगर उसकी पावर कंजम्पशन व्हील की 11 उसकी व्हीकल की 11 किलोवाट है तो ये जितनी भी काइनेटिक एनर्जी है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी। हम मान के चल रहे हैं कि एफिशिएंसी 100% है, तो पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी। तो टाइम कितना हो जाएगा, जितना वर्क डिवाइड बाय द पावर, कितनी ये है अपने पास 1.2 मेगा जूल है। मेगा जूल को अगर मैं जूल में लिखूं तो टाइम्स 10 टू द पावर 6 जूल हो जाएगा। और पावर कंजम्पशन कितनी है 11 किलोवाट, तो 11 इंटू 1000 कर देंगे तो ये वॉट्स मतलब जूल पर सेकेंड हो जाएगा। सिंप्लीफाई करोगे तो ये करीब 110 सेकेंड आएगा, या फिर मिनट में लिखना चाहो तो 1.8 मिनट। तो इससे हम करीब 1.8 मिनट व्हीकल को जो है ड्राइव कर सकते हैं। देखो सोल पर्पस फ्लाईव्हील का ये नहीं होता कि आप उसको ड्राइव करें, इस एनर्जी से ड्राइव करें। फ्लाईव्हील इसलिए डिज़ाइन करे जाते हैं क्योंकि जब हम ब्रेक लगाएं व्हीकल पे, तो वो जो एनर्जी लॉस हो रही है वो फ्लाईव्हील की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने में यूज हो जाए। और जब हम कार को एक्सेलरेट कर रहे हैं तो वही काइनेटिक एनर्जी जो फ्लाईव्हील के अंदर स्टोर हो गई है, वो काइनेटिक एनर्जी फ्लाईव्हील व्हीकल को स्पीड इंक्रीज करने में मदद करें। इसलिए हम लोग फ्लाईव्हील को इंस्टॉल करते हैं कारों के अंदर, ऑटोमोबाइल, ट्रक, इन सब के अंदर। तो आई होप कि आपको पर्पस समझ में आया होगा फ्लाईव्हील का। ये मैकेनिकल इंजीनियर्स इन डिटेल में इसकी पूरी डिजाइनिंग्स भी पढ़ते हैं फ्लाईव्हील के ऊपर। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट, सॉरी अब इस क्वेश्चन में इतना ही, अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे तब मैंने ये एग्जांपल डिस्कस किया था। उस केस में क्या था कि जो बॉल है वो ये वाला जो सरफेस है ये फ्रिक्शन सरफेस है, मतलब यहाँ पे नो स्लिप सरफेस मैं लिख सकता हूँ कि फ्रिक्शन है यहाँ पे, तो फ्रिक्शन है तो स्लिप नहीं करेगा, नो स्लिप कंडीशन। और यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है तो फ्रिक्शन लेस मैं लिख सकता हूँ। तो जो एग्जांपल हमने डिस्कस किया था वहाँ पे नो स्लिप से ये जो बॉल है ये फ्रिक्शन लेस सरफेस पे जा रही थी, बट इस वाले क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि जो बॉल है ये यहाँ से ये फ्रिक्शन लेस सरफेस से यहाँ से हम इसको रिलीज करते हैं फ्रॉम रेस्ट, एंड देन इट मूव्स लाइक दिस। तो हमें ये बताना है क्या वो सेम हाइट पे पहुंच पाएगी। तो इसका आंसर समझते हैं, इसका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड क्वेश्चन है तो समझते हैं इसको कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे सरफेस फ्रिक्शन लेस है, अब फ्रिक्शन नहीं है तो यहाँ पे बॉडी रोल नहीं करेगी।
अच्छा, बॉडी रोल नहीं करेगी तो ये स्किड करती हुई, स्लिप करती हुई सिंपल यहाँ पे आती आती यहाँ पे जो इसके पास जो एनर्जी होगी वो केवल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। ट्रांसलेशन होगी, रोटेशन के फॉर्म में होगी ही नहीं क्योंकि इसने रोटेट किया ही नहीं। तो पूरी की पूरी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक भी कौन सा, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, इसमें कन्वर्ट हो गई है। बट जैसे वो यहाँ पे पहुंचेगा, यहाँ पे आ गया फ्रिक्शन। अब जब फ्रिक्शन इसको मिल गया तो ये चाहेगा कि रोटेट करूं, तो कुछ कुछ डिस्टेंस तक तो ये स्किड करेगी, एंड देन रोलिंग के साथ साथ स्किड करेगी, एंड देन इट विल रोल विदाउट स्लिपिंग। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे जो इसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हुई, वो कन्वर्ट हुई रोटेशनल में प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पीई। तो मतलब यहाँ पे पूरी की पूरी जो एनर्जी उसने स्टोर की थी ट्रांसलेशन के फॉर्म में, वो पूरी की पूरी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि कुछ एनर्जी रोटेशन में स्टोर हो गई, ये घूमने लग गई बॉडी ना, रोटेट करने लग गई, तो कुछ एनर्जी इसकी रोटेशन काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गई इसके अंदर ही। तो इसका मतलब पूरी की पूरी पोटेंशियल में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। तो अब भी इस केस में भी जो ये बॉल है ये कुछ नीचे ही रुक जाएगी, सेम हाइट तक नहीं जा पाएगी। और पिछला जो एग्जांपल, मतलब जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें जो हमने एग्जांपल डिस्कस किया था वो ये था कि वो यहाँ से इस वाले सरफेस से मूव करना चालू करी है, एंड देन इट हैज़ गॉन टू द फ्रिक्शनलेस सरफेस। और उस केस में भी जो बॉल है ये अपने सेम हाइट तक नहीं पहुंच पाती थी, ये नीचे रह जाती थी। उसका रीज़न अलग था, क्योंकि उस केस में क्या हो रहा था कि यहाँ पे जो एनर्जी इसके पास रोटेशनल और काइनेटिक में है, जब ये ऊपर जाएगी तो वो जो रोटेशनल वाली जो एनर्जी है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाई। वो उसका रीज़न वो था। अगर ये आपको और अच्छे से समझना हो इसको तो मैं आपको लिंक मैं भेज दूंगा, नीचे लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। सेम क्वेश्चन है, बस इनका के पोजीशन चेंज कर दिया है, फ्रिक्शनलेस से नॉन फ्रिक्शनलेस ये कर दिया है। बट इस एग्जांपल का तो मैंने, इस वाले क्वेश्चन को तो मैंने आपको इन डिटेल समझा दिया है कि ये नीचे क्यों रुक जाएगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक तरफ हुप है हमारे पास, ये हुप है, और यहाँ पे ये सॉलिड स्फेयर है। तो दोनों को जो है हम रोटेट करवा रहे हैं। यहाँ से रेस्ट से रिलीज़ किया, इस वाले पॉइंट से दोनों को सेम हाइट से रिलीज़ किया है। और ये एग्जांपल मैंने कंसेप्चुअल एग्जांपल था, ये डिस्कस भी किया था जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे। तब हमने ये जाना था कि जो स्फेयर है वो पहले यहाँ पहुँचेगा और हुप जो है वो बाद में पहुँचेगा। ये चीज़ हमने वहाँ देखी थी। बट यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं स्पीड निकाल के बताओ, दिखाओ, प्रूफ करो कि अगर हाइट, अगर हमें 0.55 मीटर अगर इस हाइट से इन दोनों को रिलीज़ करो किया जाए तो बताइए दोनों की स्पीड क्या होगी जब ये बॉटम मोस्ट पॉइंट पे यहाँ पहुँचेंगे। तो जिसकी ज़्यादा स्पीड होगी वो जल्दी पहुँचेगा लास्ट पॉइंट पे, क्योंकि डिस्टेंस तो जो इन्होंने कवर किया वो सेम ही है। अगर डिस्टेंस सेम ही है तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो जिसकी स्पीड ज़्यादा उसने कम टाइम लिया, मतलब वो पहले पहुंचेगा। सिंपल सी बात है। तो देखते हैं किसकी स्पीड ज़्यादा है। अच्छा, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। करेक्ट, जो हम पूरे चैप्टर में हम लोग यही पढ़ते आए, इस वाले चैप्टर में हमने पढ़ा है। तो इनिशियल, अगर मैं अब पहले मैं बात करता हूँ किसकी, चलिए स्फेयर की बात कर लेते हैं पहले। तो स्फेयर की अगर मैं बात करूँ तो इनिशियल जो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है प्लस इनिशियल जो काइनेटिक एनर्जी है यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे, दिस इज द इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज द फाइनल पॉइंट, इट विल बी इक्वल टू द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस द फाइनल काइनेटिक एनर्जी। करेक्ट। अब मैं जो है इसको रेफरेंस ले रहा हूँ यहाँ पे, ये वाले जो लाइन है, ये जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है, इसको रेफरेंस ले रहा हूँ, मतलब दिस इज y इक्वल्स टू 0, हेयर y वैल्यू इज 0। तो मतलब यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो 0 होगा स्फेयर का, कुछ काइनेटिक होगा वो हम देखेंगे क्या होगा। इनिशियल काइनेटिक है यहाँ पे, तो रिलीज किया रेस्ट से, तो इनिशियल तो इसका 0 हो जाएगा। अच्छा, और इसके पास इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mgh, इतना ही होगा। ठीक है, और हम ये कंसिडर कर रखें कि दोनों का मास और रेडियस सेम है। ओके, स्फेयर का और हुप का, तो दोनों का मैं मास m ले रहा हूँ, रेडियस r ले रहा हूँ। अच्छा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे इसके पास रोटेशन में भी काइनेटिक एनर्जी है और ट्रांसलेशन में भी है। तो ट्रांसलेशन की वजह से तो हाफ mv स्क्वायर हो गया, और रोटेशन की वजह से हाफ i ओमेगा स्क्वायर हो गया।
डिस्क के लिए जो आई होता है mr²/2 होता है। बोलो यार, पुट कर दो यहाँ पे। तो mgh तो एज इट इज रहेगा, हाफ mv² प्लस हाफ mr²/2। ओमेगा क्या होगा? देखो ओमेगा किस किस एंगुलर स्पीड से घूम रहा है ये। लेट की जो टेंजेंशियल स्पीड है, लेट दिस बी v। तो अब क्योंकि ये इट इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि v इक्वल्स टू r ओमेगा है। क्वेश्चन में दिया नहीं है इट इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, बट मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि इट इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। तो ओमेगा जो होगा वो v/r हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे v/r लिख सकता हूँ और इसका स्क्वायर। बोलो यार। अच्छा, यहाँ से कुछ कैंसिल होगा, उसको कैंसिल कर देते हैं। m ये सब कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा? gh इज इक्वल्स टू v²/2 प्लस ये r² और r² भी कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा v²/4। करेक्ट। इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं v² इन सबको, तो ये हो जाएगा 3/4 v²। तो यहाँ से अगर मैं v का एक्सप्रेशन लिखना चाहूँ v² का, तो ये हो जाएगा 4gh/3, और स्क्वायर को मैं इधर जाके स्क्वायर रूट कर दूं, तो ये इसका v का एक्सप्रेशन आएगा। नाउ लेट्स पुट द वैल्यूज। स्क्वायर रूट 4 टाइम्स g स्टैंडर्ड होता है 9.81, h कितना दे रखा है? 0.55 मीटर दे रखा है, डिवाइड बाय 3, सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 2.7 मीटर पर सेकेंड। अब अगर मैं हुप की बात करूं तो एनर्जी कंजर्वेशन तो वही लगेगा सेम, बट यहाँ पे इसका आई चेंज हो जाएगा, दिस आई विल चेंज। तो यहाँ तक तो मैं यही लिख दूंगा। अगर मैं हुप की बात करूं तो इनिशियली तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, ये कन्वर्ट हो रही है रोटेशनल में प्लस काइनेटिक में, हाफ mv²। अच्छा, इसका जो आई होता है वो होता है mr²। तो 1/2 mr² टाइम्स ओमेगा, सेम चीज v/r का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, प्लस 1/2 mv²। तो ये mgh के बराबर हो जाएगा। यहाँ से भी ये r² और r² कटेगा, m और m भी कटेगा, तो यहाँ पे gh किसके बराबर आ जाएगा? v²/2 प्लस v²/2। और यहाँ पे क्या आया था? v²/2 प्लस v²/4। मतलब जो रोटेशन की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी आई थी वो कम थी। ये 0.25 ऑफ v² है, यहाँ पे 0.5 ऑफ v² है। ये रोटेशन की वजह से है ना 0.5, ये 1/2 v², और यहाँ पे रोटेशन की वजह से कितनी आई थी? ये था। अच्छा, तो यहाँ से अगर मैं v का एक्सप्रेशन निकालूं तो v आ जाएगा स्क्वायर रूट gh, और अगर वैल्यू पुट कर दो तो आंसर आ जाएगा 2.3 मीटर पर सेकेंड। तो देख रहे हो हुप की जो स्पीड है, हुप की जो स्पीड है वो कम है। इसकी स्पीड कितनी आई है? 2.7, और हुप की स्पीड कितनी है? 2.3। तो स्पीड कम आई है ना। स्पीड अगर कम है तो ये ज़्यादा टाइम लेगा नीचे पहुंचने में। अच्छा, इसका रीज़न क्यों है कि स्पीड कम क्यों आई है? क्योंकि हुप का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो ज़्यादा है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया की ज़्यादा होने की वजह से ये रोटेशन के फॉर्म में ज़्यादा एनर्जी स्टोर कर पा रहा है। आप इसको इस तरीके से समझिए कि इनिशियली जो इसके पास स्टोर्ड एनर्जी थी पोटेंशियल के फॉर्म में थी हुप के पास, वो मान लो 100 थी। अब जो इसके पास जो 100 में से जो इसने रोटेशन के फॉर्म में स्टोर कर पाई वो कितना है? ये दोनों में बराबर बराबर आया है। 50 इसने स्टोर करी, 50 इसने स्टोर करी, तो 50 प्लस 50 तो ट्रांसलेशन में कन्वर्ट हो गई, और 50 जो है ये रोटेशन में स्टोर हो गई। बट इस केस में क्या हो रहा है? अगर सपोज इनिशियली उसके पास 100 थी, तो उसमें से जो 25% है, मतलब 25 ही रोटेशन में कन्वर्ट हो पाई, बाकी 75 ट्रांसलेशन में कन्वर्ट हो पाई। तो क्योंकि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा स्टोर हो पाई, इसलिए उसकी स्पीड ज़्यादा है, और इसलिए वो कम टाइम लेगा नीचे पहुंचने में। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। लोग इसको फॉर्मूला में बेस लगा के वी निकाल के खत्म कर देते हैं, दैट्स इट। बट अगर कंसेप्चुअली आप समझो तो बहुत ही चीज़ इंपॉर्टेंट है कि स्टार्टिंग में एनर्जी इसके पास इतनी थी, अभी भी लास्ट में भी इतनी ही है, बट रोटेशन के फॉर्म में एनर्जी कम है, ट्रांसलेशन की फॉर्म में एनर्जी ज़्यादा है, इसलिए इसके ट्रांसलेशनल जो स्पीड आई है v वो ज़्यादा आई है। बट अगर मैं इस केस में बात करूं, इस केस में दोनों में ही ये 50-50 में 50% काइनेटिक में कट आउट हुआ, 50% दोनों सेम आया ना, v²/2 v²/2, mm तो कट गया था।
तो दोनों 50% काइनेटिक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में स्टोर हुआ, 50% ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी में, इसलिए इसकी स्पीड कम आई है एज कम्पेयर टू दिस। सो आई होप कि आपको फॉर्मूले के साथ कंसेप्ट भी समझ में आया होगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड ये भी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास दो ब्लॉक है ऑफ मासेस। इसका मास है 5 kg एंड इसका मास हमें दिया हुआ है 3 kg। इनिशियली सिस्टम रेस्ट पे है। इस मशीन को हम बोलते हैं एडवुड मशीन, जो कि आप इस फिगर में देख रहे हो। नाउ M1 इज रिलीज्ड। जब ये रिलीज किया गया, जैसे ये हिट करने वाला है सरफेस के ऊपर, उस वक्त जो इसकी स्पीड होती है वो होती है 1.8 मीटर पर सेकेंड। एंड हमें ये हाइट h भी हमें दे रखा है, ये हमें दे रखी है जितना ये रिलीज हुआ है, दिस इज 0.75 मीटर, ये हमें दिया हुआ है। एंड यहाँ पे जो रोप है, इट रोल्स विदाउट स्लिपिंग। एंड इसका जो रेडियस है इस डिस्क का, वो हमें दिया हुआ है ये 12 सेंटीमीटर या 0.12 मीटर में लिखूं। एंड सो ये चीज़ें हमें दे रखी हैं। एंड हमें ए पार्ट में पूछ रहे हैं, आउटलाइन अ स्ट्रैटेजी दैट यू अलाउज यू टू फाइंड द मास ऑफ द पुली। अच्छा, पुली का मास हमें निकालना है, तो इसके लिए हम क्या स्ट्रैटेजी लगाएंगे कि मास ऑफ पुली हम निकाल सकें। स्ट्रैटेजी वही है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हम लोग लगाने वाले हैं। इनिशियल पॉइंट पे जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी, दैट विल बी इक्वल्स टू फाइनल पॉइंट पे जो मैकेनिकल एनर्जी। ये स्ट्रैटेजी सॉल्व करके हम इसको मास निकालेंगे। बी पार्ट में कह रहे हैं निकाल के दिखाओ, जो आपने स्ट्रैटेजी लगाई उसके हिसाब से निकाल के दिखाओ। निकाल देते हैं। तो हमारे पास इनिशियल पोजीशन तो ये है, एंड ये मैं इसको रेफरेंस मान रहा हूँ यहाँ पे, दिस इज y इक्वल्स टू 0। इसके ऊपर हाइट बढ़ रही है। तो इनिशियली सिस्टम के पास केवल और केवल पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी है। यहाँ पे ये तो सरफेस पे ये तो इसकी तो पोटेंशियल एनर्जी होगी नहीं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी M1 ब्लॉक की होगी और इसकी होगी अपना जो है ये डिस्क है इसकी होगी। बट क्योंकि डिस्क अपने पोजीशन पे ही रह रही है, तो इसकी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज आएगा वो 0 आएगा। तो मैं इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये उसी पॉइंट पे है। इनिशियल भी वहीं पे, फाइनल भी वहीं पे। अगर मैं लिख भी दूँ तो दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएंगी। जैसे मैं इनिशियल पोटेंशियल प्लस इनिशियल काइनेटिक इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल प्लस फाइनल काइनेटिक। अगर मैं इनिशियल इसकी लिखूँ फिर फाइनल भी लिखना पड़ेगा, तो दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगी, तो मैं लिख ही नहीं रहा हूँ। अच्छा, पर पोटेंशियल इसकी तो है, M1 ब्लॉक की तो है, तो वो मुझे लिखनी पड़ेगी M1GH, और इसको मैं 0 मान रहा हूँ। यहाँ क्योंकि मान क्या रहा हूँ, मतलब है ये सरफेस पे, तो ये 0 होगी। इसकी पोटेंशियल लिखने की आवश्यकता नहीं है। प्लस काइनेटिक ना इसके पास है ना इसके पास है, दोनों काइनेटिक 0 है, तो 0 + 0 इज इक्वल्स टू फाइनल। जब ये ब्लॉक यहाँ पहुँचता है M1 ब्लॉक, उस वक्त इसकी स्पीड कितनी होती है, इतनी। तो इसके पास कुछ काइनेटिक होगी, कितनी होगी, 12 mv², और मास मैं इसको M1 से डिनोट करना चाहिए। ओके, तो ये नीचे आया। अच्छा, ये जितना नीचे आया होगा M2 ब्लॉक उतना ही ऊपर आएगा। अब जब ये ब्लॉक ऊपर आएगा तो इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों इंक्रीज होगी। तो काइनेटिक कितना हो जाएगा, 12 m2v²। भाई इसकी स्पीड भी तो v उतनी ही बन जाएगी जितनी ये है। अच्छा, और इसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, m2g/h प्लस अब इसकी अपने जो ये हुप है, या ये सॉरी डिस्क है, हुप नहीं डिस्क, ये जो डिस्क है इसकी हमें कौन सी एनर्जी लिखनी पड़ेगी। देखो ये सिर्फ रोटेट कर रहा है, तो इसकी सिर्फ ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आई जाएगी 12 I⍵²। तो फाइनली अगर मैं रीअरेंज मतलब सही से लिखूं तो ये हो जाएगा M1GH इट इज इक्वल्स टू 12। अगर मैं यहाँ से mv² कॉमन निकाल लूँ तो M1 + M2 हो जाएगा ये, और ये प्लस M2GH प्लस 12 I⍵², ये हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है I, ये क्या होता है, mr², और मास मैं इसका mp ले रहा हूँ, तो mp r² में लिख सकता हूँ।
अच्छा ओमेगा, अब क्योंकि जो ये रोप है इट रोल्स विदाउट स्लिपिंग, जो इसकी जो लीनियर स्पीड v होगी वही इसकी टेंजेंशियल स्पीड होगी, इसकी अपना डिस्क की। और ओमेगा अगर मैं लिखना चाहूँ तो v ओवर आर में लिख सकता हूँ। तो ये दो चीज़ें मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ अब। तो अपने पास क्या आएगा, m1gh इज इक्वल्स टू हाफ v स्क्वेयर m1 प्लस m2 प्लस m2gh प्लस हाफ i कितना है, i हमारे पास है mp r स्क्वायर इतना ही है। अच्छा बाई 2 भी आएगा क्योंकि यार ये डिस्क है, तो बाई 2 भी आएगा। और ओमेगा है v ओवर r और उसका स्क्वायर, और ये रेडियस ऑफ द पुली, तो मैं r ही लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से क्या कैंसिल होगा, यहाँ से हमारे पास ये r स्क्वायर और r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो और मैं ये वाला टर्म मैं इधर ले जाऊँ इस तरफ, m1 मैं और m1 माइनस m2 हो जाएगा मल्टीप्लाइड विद gh, ऐसा हो जाएगा। और अगर मैं इस वाले टर्म को भी इधर ले जाऊँ तो -1/2 v स्क्वायर m1 प्लस m2 हो जाएगा। और इधर ये क्या बच जाएगा, ये 1/4 mp एंड देन v स्क्वायर, यही बचेगा। और यहाँ से अगर मैं v इसका mp की वैल्यू अगर मैं लिखूँ, इसका एक्सप्रेशन अगर मैं लिखूँ तो ये कितना हो जाएगा, दिस वुड बी, ये 4 इधर चला जाएगा तो 4 टाइम्स m1 माइनस m2 इंटू gh माइनस 1/2 v स्क्वायर m1 प्लस m2 एंड देन दिस होल डिवाइडेड विथ v स्क्वायर। mp का एक्सप्रेशन हमारे पास आ चुका है। अब क्या, अब तो कुछ नहीं, आप सिंपल जो है वैल्यूज पुट कीजिए, यू विल गेट द आंसर। तो चलिए लेट्स पुट द वैल्यूज। 4 टाइम्स m1 है 5, m2 है 3, तो 5 माइनस 3 इज 2, g तो स्टैंडर्ड होता है 9.81, h 0.75 दे रखा है, माइनस 0.5 m1 प्लस m2, तो ये होता है 5 प्लस 3 8, और v स्क्वायर 1.8 का स्क्वायर डिवाइड बाय 1.8 का स्क्वायर। Simplify this by using your calculator. You will get the mass of the pulley to be 2.2 kg. तो ये होगा मास पुली का and the answer for this question. तो I hope कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। Now let's move to the next question. So ये है next question and ये एग्जाम्पल अभी हमने देखा था, conceptual एग्जाम्पल जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे, और इसके बाद मैंने सरफेस भी रिप्लेस कर दिया था, वो भी एग्जांपल अभी जस्ट इस वीडियो में देखा। बट यहाँ पे ये इसको न्यूमेरिकल में कन्वर्ट कर दिया गया है। यहाँ पे कह रहे हैं कि अ सॉलिड स्फेयर ऑफ रेडियस हमें दे रखा है स्फेयर का 2.9 सेंटीमीटर, मास भी दिया हुआ है 0.14 kg, इज रिलीज्ड फ्रॉम अ हाइट, जिस हाइट से रिलीज किया है वो भी हमें हाइट h दिया हुआ है। सपोज यहाँ पे हम रेफरेंस ले रहे हैं इसको, ये जहाँ पे जस्ट ये रेफरेंस है y इक्वल्स टू 0 है यहाँ पे, तो हाइट हमें दे रखी है 0.78 मीटर अबव द बॉटम ऑफ द ट्रैक ऑन द नो स्लिप साइड। ये वाली नो स्लिप कंडीशन है और ये वाला फ्रिक्शनलेस सरफेस है। ओके, तो यहाँ पे दो पार्ट हैं जो हमें सॉल्व करने हैं। ए पार्ट में क्या रहे हैं, व्हाट इज द एंगुलर स्पीड व्हेन इट इज ऑन द फ्रिक्शनलेस साइड ऑफ द ट्रैक। तो जब ये फ्रिक्शनलेस साइड मतलब जब ये नीचे यहाँ पे पहुँचता है उस वक्त इसकी एंगुलर स्पीड कितनी रही होगी, ये हमें बताना है। ओके, सो उसके लिए हम भाई सिंपल कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यूज़ करेंगे। इनिशियल जो पोटेंशियल है प्लस इनिशियल जो काइनेटिक है, इट विल बी इक्वल्स टू फाइनल जो पोटेंशियल है और फाइनल जो काइनेटिक है। अब देखो यहाँ पे हमने रेफरेंस लिया है, दिस इज y इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे जो इसके पास पोटेंशियल होगी वो कितनी होगी, mgh होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एंड काइनेटिक क्योंकि ये रेस्ट पे रिलीज किया गया तो काइनेटिक इसके पास होगा नहीं, इज इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे 0 है क्योंकि रेफरेंस पे ही आ गया है। अच्छा, काइनेटिक इज अ कॉम्बिनेशन, काइनेटिक एनर्जी इसके लिए इट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल, सो हाफ m
v स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा करेक्ट। और I जो होता है स्फेयर का, इट इज अ सॉलिड स्फेयर, उसके लिए होता है 2/5 mr स्क्वायर। एंड इस साइड क्योंकि इट रोल्स विदाउट स्लिपिंग, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि जो टेंजेंशियल स्पीड v होगी ये r ओमेगा होगी, या ओमेगा v/r मैं लिख सकता हूँ। तो चलिए पुट कर देते हैं, mgh इज इक्वल्स टू 1+2, ये तो काइनेटिक है तो हाफ mv स्क्वायर ही रहेगा, प्लस हाफ I 2/5 mr स्क्वायर हो जाएगा। और v को मैं क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा सॉरी ये ओमेगा स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, v ओवर r का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ये r स्क्वायर और r स्क्वायर तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा, mgh इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर प्लस 2 से 2 भी कटेगा, 1/5 mv स्क्वायर, यही बचेगा। तो m और m भी कट जाएगा दोनों तरफ से, तो ये हो जाएगा अपने पास 10, यहाँ पर हो जाएगा 7 mv स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं v का एक्सप्रेशन लिखूँ तो v का एक्सप्रेशन क्या आएगा, 10 इंटू gh डिवाइड बाई m एंड देन स्क्वायर रूट, सॉरी m तो कट चुका था ना यार, m कहाँ से आ गया, m तो कट चुका था, डिवाइड बाई 7 ही आएगा केवल, एंड देन स्क्वायर रूट करेक्ट। अब मैं अगर वैल्यूज पुट कर दूं तो लीनियर स्पीड आ जाएगी 10/7 तो है ही, g तो स्टैंडर्ड होता है 9.81 और h हमें क्वेश्चन में दे रखा है 0.78 मीटर एंड देन इट्स स्क्वायर रूट। सिंप्लीफाई दिस, यू विल गेट दिस वैल्यू टू बी इक्वल्स टू 3.30 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो हो गया v, बट हमें तो निकालना था कि एंगुलर स्पीड निकालनी थी ना। तो रोटेशनल मोशन के अंदर क्योंकि विदाउट स्लिपिंग है तो मैं लिख सकता हूँ कि जो ओमेगा होगा वो v/r होगा। तो v हमें निकाला है 3.30, r हमें दे रखा है इन द क्वेश्चन टू बी 2.9 सेंटीमीटर, तो मीटर में कितना हो जाएगा 0.029 मीटर। सिंप्लीफाई दिस, यू विल गेट 114.0 रेडियन पर सेकेंड। तो ये इसकी एंगुलर स्पीड होगी। और ये किधर किधर मूव कर रहा है, ये क्लॉकवाइज में रोटेट कर रहा है ना, यहाँ से ऐसे घूमते हुए आया, घूमते 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 यहाँ पे ये इस पॉइंट पे ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। कितने स्पीड से, कितने स्पीड से, इतने स्पीड से। ये अभी तक हमने निकाला है। अच्छा, बी पार्ट में कह रहे हैं हाउ हाई डज द बॉल राइज ऑन द फ्रिक्शनलेस साइड। अब ये फ्रिक्शनलेस है, अब ये इस वाले साइड पे आ जाएगा, ये यहाँ पे कितना ऊंचा गया ये हमें बताना है। इसके लिए हम फिर से कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाएंगे। अब इस केस में हमारे पास ये वाला इनिशियल पॉइंट हो जाएगा और ये वाला फाइनल पॉइंट हो जाएगा। कहीं पे भी जहाँ भी रुकेगी वो हमने फाइनल पॉइंट मान लिया। सपोज कुछ हाइट h2 पे जाके सपोज वो रुकी, हमें वही निकालना है h2 कितना होगा। तो पहले मैं लिखूंगा भाई अपने पास इनिशियल जो पोटेंशियल थी प्लस इनिशियल जो काइनेटिक थी विल बी इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल प्लस फाइनल काइनेटिक। इनिशियल पोटेंशियल कुछ होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे तो रेफरेंस पे तो ये जीरो है। अच्छा, इनिशियल काइनेटिक क्या था, हाफ mv स्क्वायर था ट्रांसलेशन की वजह से और रोटेशन की वजह से हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इट विल बी इक्वल टू फाइनल, फाइनल में मान लो h2 हाइट तक गया तो mgh2 इतना पोटेंशियल होगा इसके पास फाइनल हाइट पे। h2 हमें निकालना है। अच्छा, काइनेटिक देखो, काइनेटिक तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे जो इसकी लीनियर स्पीड है वो तो जीरो हो जाएगी, तो ट्रांसलेशनल तो हो गई जीरो। रोटेशन, अब देखो क्योंकि ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो जो रोटेशनल एनर्जी जो यहाँ पे थी इसके पास वो कम नहीं होगी, वो उसी स्पीड उसी एंगुलर स्पीड से ये गोल गोल घूमता रहेगा। क्योंकि फ्रिक्शन है ना, यहाँ फ्रिक्शन लेस है, फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन होता तो उसकी स्पीड कम होती, बट वो कम नहीं हो रही है तो वो उतनी ही रहेगी, कितनी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर ही रहेगा। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो डिक्रीज नहीं हुई, वो उतने की उतनी रही। तो यहाँ से ये हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा और h2 का जो एक्सप्रेशन आएगा इट विल बी इक्वल्स टू m से m भी कैंसिल होगा तो ये v स्क्वायर बाय 2g आ जाएगा, ये एक्सप्रेशन आएगा। और v स्क्वायर अभी हमने निकाला ही था 3.30 है, तो 3.30 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू जी इज 9.81। सिंप्लीफाई दिस बाय यूजिंग अ कैलकुलेटर, यू विल गेट 0.56 मीटर। अब चीज़ ये वेरीफाई भी हो गई है। जो हमने कंसेप्चुअल देखा था कि जो बॉल है
वो इस हाइट से ऊपर नहीं नीचे ही रुक जाएगी, वो चीज़ यहाँ पे दिख भी रही है। देखो ये 0.78 से हमने रिलीज़ किया था इसको, और जो मैक्सिमम हाइट पहुंचा है वो कितना है, 0.56 ही पहुंच पाया है। तो जो हमने कंसेप्चुअल जो हमने देखा था वो अब प्रैक्टिकली प्रूफ भी कर दिया है कि हाँ यही होगा। आगे यहाँ तक तो ठीक है, जो था हो गया, बट यहाँ पे अगर इसके आगे क्या होगा, ये मान लो यहाँ पे रुक गया, इससे कुछ नीचे रुकेगा ना, और ये कौन से अभी भी गोल गोल घूम ही रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, बट क्योंकि इसकी लीनियर स्पीड 0 हो गई है तो इसके ऊपर नहीं चढ़ पा रहा है। अब ये वापस गोल गोल उसी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते 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 यहाँ पे आएगा ये क्लॉकवाइज, बट जैसे यहाँ पे पहुंचेगा वहाँ फंस जाएगा। वहाँ पे क्या है कि अब यहाँ तो उसको फ्रिक्शन मिल गया, अब ये चाहेगा कि मैं एंटी क्लॉकवाइज घूमूं, इधर घूमे तो रोटेशन से डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे तो क्लॉकवाइज घूम रहा था, बट जैसे वो यहाँ पे आया उसको फ्रिक्शन मिला तो वो चाहेगा कि मैं अब ऊपर उठूं तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमूं, बट क्योंकि क्लॉकवाइज घूम रहा था तो उसकी रोटेशनल एनर्जी उसको डिक्रीज करनी पड़ेगी, तो उसकी रोटेशनल एनर्जी यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड यहाँ पे आप कर रहे हैं एक्सरसाइज। ओके, तो आपने एक लेग अपना वर्टिकली अपवर्ड रखा है, एंड देन यू अलाउ कि ये फ्री फॉल फ्रीली ये नीचे गिर जाए ऑन द फ्लोर, एंड ये जो आपकी लेंथ है आपकी लेग की फ्रॉम द हिप, दिस लेंथ इज गिवन टू बी 0.95 मीटर, ये हमें दिया हुआ है। एंड यहाँ पे इसके अबाउट रोटेट हो रहा है आपका लेग, देन इट गोज लाइक दिस इन रोटेशन, एंड देन यू फाइनली हिट एट द फ्लोर। हमें अज्यूम करना है कि अज्यूम योर लेग टू बी अ यूनिफॉर्म रोड, ठीक है। हमें निकालना क्या है, व्हाट इज द टेंजेंशियल स्पीड ऑफ योर फुट जस्ट बिफोर इट लैंड्स। जब भी यहाँ पे लैंड करने वाला है फ्लोर पे, उस वक्त उसकी लीनियर स्पीड क्या रही होगी, ये हमें निकालना है, ठीक है। अब देखा जाए तो आपका लेग रोटेशनल मोशन में है, करेक्ट। अच्छा, तो मैं क्या करूँगा, वही कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाऊंगा कि इनिशियल पॉइंट पे जो एनर्जी है पोटेंशियल और काइनेटिक का सम, दैट शुड बी इक्वल्स टू फाइनल का काइनेटिक और पोटेंशियल का सम। इनिशियल, अब देखो ये टोटल हाइट हमें दे रखी है 0.95 मीटर, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी तो वो कितनी हो जाएगी, mgh/2, हाफ डिस्टेंस पे होगा ना, तो ये mgh/2 हो गया, प्लस काइनेटिक इस पॉइंट पे, यहाँ पे दिस इज इनिशियल, तो यहाँ पे तो ये रेस्ट पे है तो ये 0 है इनिशियल काइनेटिक। फाइनल, ना फाइनल जो है आपका लेग तो हॉरिजॉन्टल, और ये चीज़ मैं अपना जो है रेफरेंस ले रहा हूँ, y=0 है यहाँ पे इस वाली लाइन पे, तो यहाँ पे जब ये रेफरेंस पे आ गए तो इसकी पोटेंशियल ग्रेविटेशनल वो तो 0 हो जाएगी, प्लस ना जब ये आपका लेग नीचे आएगा तो उस वक्त जो इसके पास एनर्जी होगी काइनेटिक के फॉर्म में वो केवल रोटेशनल होगी, वो होगी ½I⍵²। अक्सर लोग गलती कर देते हैं कि ट्रांसलेशन भी ऐड कर लेते हैं। देखो ट्रांसलेशन तब ऐड करते हैं जब आपका हिप भी अगर फॉरवर्ड में मूव कर रहा होता, तब मैं ट्रांसलेशन एनर्जी ऐड करता, बट क्योंकि ये तो सिर्फ रोटेशन कर रहा है, प्योर रोटेशन है यहाँ पे, इस हिप के अबाउट, इस पॉइंट के अबाउट आपका लेग रोटेट कर रहा है, दैट्स इट। इट इज़ नॉट मूविंग हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, इट इज़ नॉट मूविंग हॉरिजॉन्टली। तो ट्रांसलेशन तो एनर्जी इसके पास आएगी नहीं, केवल रोटेशनल होगी, वो जो कि ½ I⍵² होगी। तो mgh/2 इट विल बी इक्वल्स टू हाफ I, कितना हो गया। अब देखो जो रोड होता है, अगर मैं इसके अबाउट इसका रोटेशन देखूँ, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखूँ, तो वो होता है ml²/3, तो मैं ये लिख देता हूँ ml²/3, और यहाँ पे l कितना है, ये h के बराबर ही है, लेंथ कितनी, हाइट के बराबर है, तो मैं mh²/3 भी लिख दूँ क्या, ठीक है। ओमेगा क्या होगा, ओमेगा को ω² एज इट इज रखो, यहाँ से m और m तो कटेगा, ये हाफ हाफ भी कटेगा, तो ओमेगा का एक्सप्रेशन क्या आएगा, √3gh डिवाइड बाय h²। तो यार एक काम करो ना, ये h भी तो कटेगा फिर, तो ये बच जाएगा तुम्हारा बेसिकली √3gh। अब वैल्यूज पुट कर दो, सो √3 टाइम्स g इज 9.81 डिवाइड बाय h कितना है 0.95। सिंप्लीफाई दिस बाय यूजिंग योर कैलकुलेटर, यू विल गेट 5.6 रेडियन पर सेकेंड।
और यहाँ से लीनियर स्पीड निकालना कोई बड़ी बात है नहीं, आर ओमेगा होगा, आर है 0.95, क्योंकि इसके अबाउट रोटेट कर रहे हैं ना, यही इसका आर बन जाएगा, यही तो बन जाएगा आर। 2 omega is 5.6, so that would be equals to 5.3 meter per second. This is the solution. So this will be the last question for this video, and यहाँ पे कह रहे हैं that we have a solid cylinder of mass 2.0 kg and the radius is given to be 0.10 meter and the length is given to be 0.50 meter. मतलब ये सिलेंडर है हमारे पास कुछ ऐसे, और इसका लेंथ, रेडियस और मास ये सब हमें दे रखा है। एंड इट इज़ अलाउड टू रोल विदाउट स्लिपिंग ऑन अ रैम्प। तो रैम्प पे हम इसको रोल करवा रहे हैं। सपोज ये एंगल थीटा बना रहा है, ये रैम्प है, यहाँ पे हमने सिलेंडर रखा एंड देन इट रोल्स फ्रॉम दिस। अगर मैं इसका ये फ्रंट व्यू देखूँ तो ये सर्कल हमें नज़र आएगा एंड देन इट मूव्स विद सम स्पीड v, और यहाँ पे आके ये इनिशियली इसकी स्पीड v नोट अगर मैं देखूँ, रेस्ट से हमने इसको रिलीज किया है एंड देन यहाँ पे आके कुछ इसकी स्पीड v हो जाती है एट द बॉटम ऑफ द रैम्प। तीन चीज़ें हमें यहाँ निकालनी है। फर्स्ट द टोटल काइनेटिक एनर्जी, सेकेंड इट्स रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। कहाँ पे? एट द बॉटम ऑफ द रैम्प। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाएंगे। इनिशियल जो पोटेंशियल है ये अपना इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, प्लस इनिशियल जो काइनेटिक है दैट वुड बी इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल प्लस फाइनल काइनेटिक, यही होगा। इनिशियल पोटेंशियल कितना होगा? mgh, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कुछ हाइट h पे है तो mgh हो गई। अच्छा, h भी हमें दे रखा है कि रैम्प इज 0.75 मीटर हाई, तो ये हाइट कितनी है रैम्प की? 0.75 मीटर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम रेफरेंस लेते हैं हमेशा बॉटम पे, तो पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो जाएगी बॉटम मोस्ट पॉइंट पे सिलेंडर की। काइनेटिक कुछ होगी kf, लेट इट बी kf, विच विल बी द सम ऑफ रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल। ओके, तो यहाँ से मैं फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल लूँ, टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो ये कितने आ जाएगी? mgh, तो m कितना है? 2, g कितना है? 9.81, h कितना है? 0.75। तो फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी आई वो कितनी आई? 14.7 जूल्स। तो ये तो हो गया आंसर ए पार्ट का। नाउ नेक्स्ट बी पार्ट में क्या रहे हैं, उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। देखो, जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी दिस विल बी द सम ऑफ रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल। रोटेशन ट्रांसलेशन कितनी होगी? हाफ mv² होगा, और रोटेशनल कितना होगा? हाफ i ओमेगा²। अब सिलेंडर है, सिलेंडर के लिए हम i क्या लिखते हैं? mr²/2 लिखते हैं। बोलो यार, ओमेगा। अच्छा, ओमेगा क्योंकि इट रोल्स विदाउट स्लिपिंग, तो ओमेगा v/r हो जाएगा टेंजेंशियल स्पीड डिवाइड बाय द रेडियस। अगर मैं यहाँ वैल्यूज पुट करूँ, सो 1/2 mv² प्लस 1/2 i तो हो जाएगा mr² डिवाइड बाय 2, ओमेगा हो जाएगा v/r एंड देन इट्स स्क्वायर, सो दैट वुड बी इक्वल्स टू 1/2 mv² प्लस ये r² कटेगा तो 1/4 mv² हो जाएगा। तो ये है फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ये किसकी वजह से है? ट्रांसलेशन की वजह से। ये किसकी वजह से है? रोटेशन की वजह से। बोलो यार। तो अगर मैं रोटेशन को एज अ फ्रैक्शन ऑफ टोटल लिखूं, दिस वुड बी, देखो ये कितना है? 1/4 mv²। अगर मैं टोटल, अगर मैं इसको ऐड करके देखूं तो कितना आ रहा है? 3/4 mv²। ये तो टोटल आ रहा है, तो इसका कितना फ्रैक्शन रोटेशनल है? 1/4 है। तो क्या मैं इसको रोटेशनल को 1/4 mv², क्या मैं इसको ऐसे लिख लूँ? 1/3 3/4 mv²। बोलो ये कैसे लिख दिया? देखो यार, 3 से 3 कटेगा, 3 से 3 कटेगा, तो 1/4 mv² वही तो आएगा रोटेशन की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी है। बस इस फॉर्म में मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जो टोटल काइनेटिक एनर्जी ये हमें पता है, ये टोटल जो काइनेटिक एनर्जी है इसकी वैल्यू हम निकाल के आए हैं 14.7, इसलिए मैं रोटेशन को एज अ फ्रैक्शन ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी लिख रहा हूँ। तो मतलब टोटल काइनेटिक एनर्जी का 1/3 जो है वो रोटेशन के फॉर्म में है। यहाँ से मैं ये चीज़ भी बोल सकता हूँ। सो 1/3 ऑफ 14.7, तो ये आ जाएगा 4.9। और अगर मैं अपना ट्रांसलेशन का देखूं तो ट्रांसलेशन का कितना है? 2/3 है।
2/3 ऑफ टोटल 3/4 mv²। बोले ये कैसे लिख दिया, देख लो यार, 3 से 3 कटेगा 1 और ये 2 बच जाएगा तो हाफ mv², वही आ गया हाफ mv²। तो ये ट्रांसलेशन की वजह से मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो 1/3 टोटल कितना है 14.7, तो ये कितना आ जाएगा 9.8 जूल्स। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी तो 14.7 है, उसमें से रोटेशन काइनेटिक एनर्जी कितनी है 4.9 और ये कितनी है 9.8। तो ये था इसका सॉल्यूशन। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और जितने भी क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किए हैं ज़्यादातर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पे थे। आई होप यू लाइक इट। कॉन्सेप्ट, ये जो फॉर्मूले के अलावा कॉन्सेप्ट आपने शायद ज़्यादा अच्छे से समझे होंगे इस वीडियो के थ्रू। सो इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए गुड बाय।